जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जैसे जैसे खबरें मिल रही हैं और जैसे जैसे नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा खतरा माननीय मोदी जी के लिए पैदा हो रहा है। अमित शाह साहब को अपने आंचल में समेट के रखें या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दें, क्योंकि दोनों ही स्थिति उनके लिए बहुत ज्यादा गंभीर हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अमित शाह साहब को हटा दें, तो आपको सबको पता है, पूरे देश को पता है कि मोदी जी के सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई केंद्र बिंदु हैं तो अमित शाह साहब। लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह साहब के ऊपर दबाव बनता जा रहा है चारों तरफ से, हर तरफ से, न्यायाधीशों की तरफ से भी, जेनजी की तरफ से भी, और ऐसे ऐसे कोण से उन पे अब अटैक हो रहे हैं जिसकी कल्पना शायद मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने नहीं की होगी। उनके खुद के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऐसी बात कह रहे हैं जो अमित शाह साहब के लिए गंभीर संकेतक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मोदी जी और अमित शाह साहब उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा और उलझते जा रहे हैं। जैसे आपने रामायण में सुना कि रावण के नाभि में अमृत था और वो विभीषण ने बताया था, और राम ने जब अमृत को बेधा तो उसके बाद ही रावण को मार पाए। अब मुश्किल ये हो गई है कि सारा का सारा मोदी जी का जो सत्ता का केंद्र है वो अमित शाह साहब हैं, और जो आर्थिक केंद्र है वो गौतम अडानी साहब हैं। और दोनों ही अंडर अटैक हैं। देश के अंदर भी अंडर अटैक हैं और देश के बाहर भी अंडर अटैक हैं। ऐसे ऐसे डायरेक्शन से अटैक हो रहे हैं जिससे अमित शाह साहब भी और मोदी जी भी दोनों इस स्थिति में नहीं है कि संसद के अंदर आके विपक्ष के प्रश्नों का जवाब दें और जेनजी के प्रश्नों का जवाब दें। और इसकी कोई कल्पना आज से 1 महीने 2 महीने पहले तो नहीं कर पाता था। हर आदमी ये मानता था कि मोदी जी और अमित शाह साहब को तो लोग चाणक्य कहते थे भारतीय जनता पार्टी का, और उनका इतना ज्यादा अपना सभामंडल था कि वो देवेंद्र फडणवीस को भी किनारे लगाने का षड्यंत्र रच रहे थे। विजय राजे सिंधिया को उन्होंने किनारे लगा, वसुंधरा राजे सिंधिया को उन्होंने किनारे लगा ही दिया था, शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगा ही दिया था। और सारे उनके प्रयास थे किसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को भी वो किनारे लगा दें। तो योगी आदित्यनाथ के बीच में और अमित शाह साहब के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, वो ऊपर ऊपर भी चल रहा था और अंदर अंदर भी चल रहा था। लेकिन अमित शाह साहब इतने मजबूत थे कि ये जितने भी सत्ता के केंद्र थे और जितने क्षेत्रीय छत्रप थे, ये दिल महसूस के रह जाते थे और अमित शाह साहब पे कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि सारी ताकत उनके पास थी। पैसे का स्रोत अमित शाह साहब और मोदी जी के पास था, क्योंकि सारा केंद्रीकरण जो पैसे का हो गया था वो गुजरात लॉबी के पास हो गया था। और मौका पाते ही अमित शाह साहब एक एक करके सबको निपटा रहे थे। केवल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसे दो राज्य बचे थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे क्षेत्रीय छत्रप हैं जिनका अपना कोई महत्व है। वरना छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं जिनका अपनी कोई पकड़ राजनीति में नहीं है, जनता में नहीं है। और वो एक प्रकार का रबर स्टैंप है, जो अमित शाह साहब चाहते हैं वो होता है, और उनके बातों को आंख मूंद के वो करते हैं। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है पिछले 1 महीने पहले, हर जगह से जो सूचनाएं मिल रही हैं और मिल रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह साहब को मोदी जी निकालेंगे, और अगर नहीं, वो भी बहुत मुश्किल काम है, और नहीं निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी टूट सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की टूट अभी 2 महीने पहले तक कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी टूट सकती है। अब उसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा है, उसके संकेतक भी मिलने लगे हैं। क्योंकि आप जानते हैं मैनेजमेंट का एक सिद्धांत होता है, शेयर मार्केट का एक सिद्धांत होता है। जब कोई चीज चढ़ती है या महंगी होती जाती है तो लोगों में एक प्रवृत्ति होती है, उसको खरीदते जाते हैं और ये सोचते हैं कि खरीद लेंगे, जब दाम बढ़ जाएंगे तो उसको बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। जैसे मान लीजिए सोना आपने 1 लाख रुपए में खरीदा, अगर बढ़ रहा है तो, और आपने सोचा 10 दिन के बाद 1,05,000 हो जाएगा, बेच के 5,000 कमा लेंगे। 1,05,000 का खरीदेंगे, 1,10,000 का बेचेंगे, 5,000 कमा लेंगे। और इसको कहते हैं शेयर मार्केट के लैंग्वेज में, मार्केट में लॉन्ग होना, बुल की तरह बिहेव करना। लेकिन होता क्या है कि जब मार्केट अचानक पलटता है
तो उसके बाद जो लोगों ने लौंग बना रखे थे और चीज को खरीद रखा था वो घबरा जाते हैं और घबरा के वो बेचना शुरू कर देते हैं और घबरा के जब बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट क्रैश कर जाता है। यही आज देश की राजनीति में अमित शाह साहब और मोदी जी के साथ हो रहा है। 2 महीने पहले तक ये कल्पना को नहीं कर सकता था कि गुजरात लॉबी को कोई चैलेंज कर सकता है और आज के तारीख में उनको बचाने वाले नदारद हैं। केवल किरण रिजिजू साहब कोशिश करते रहते हैं, जितेंद्र सिंह कोशिश करते रहते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं और संसद के अंदर मोदी और शाह साहब बिल्कुल अनुपस्थित रहते हैं। हर तरफ से अटैक हो रहा है। आपने देखा जबलपुर के अंदर छोटी छोटी बच्चियों ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बहुत सारी लड़कियां खड़े होकर कंगना रनौत के खिलाफ नारे लगाने लगी, क्योंकि कंगना रनौत ने जो एक अशोभनीय टिप्पणी की थी जंतर मंतर में बैठी हुई लड़कियों के खिलाफ, जेनजी के खिलाफ, वो इतनी ज्यादा अशोभनीय थी कि मोदी जी जब कहते हैं कि गाली देना गलत है, जबकि खुद कई बार वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सोनिया जी को भी गाली दे चुके हैं और राहुल गांधी के बारे में भी अशोभनीय टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन चलिए, वो तो ये मानते हैं कि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो गालियां दे सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा गाली नहीं दे सकता। और जिस प्रकार की कंगना रनौत ने टिप्पणी की और जबलपुर के अंदर उनके खिलाफ किस प्रकार के विरोध प्रदर्शन लड़कियों ने किया, तो जेनजी के अंदर अमित शाह साहब और मोदी जी के प्रति जो आज की तारीख में भाव है, कंगना रनौत में भी उसी प्रकार का भाव है, क्योंकि उन्होंने उनके चरित्र पे एक प्रकार का प्रश्न उठाया था। फिर आप देखिए संकेतक कैसे कैसे मिल रहे हैं। पुणे के अंदर जाके अमित शाह साहब ने एक आयोजन करवाया, जिसके अंदर अजित डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और मोदी जी के बहुत खासम खास हैं, उनको एक सम्मान देने का निर्णय लिया। और जब वो निर्णय लिया गया कि तो सभागार के चारों तरफ प्रकाश अंबेडकर साहब की, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खानदान के हैं, उनके दल ने एक भीषण प्रदर्शन किया और कांग्रेस वालों ने भी प्रदर्शन किया। अब ये कोई सोच नहीं सकता था आज से 2 महीने पहले कि अमित शाह साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ प्रदर्शन होगा। अब वहां भी प्रदर्शन होने लगा। इसके बाद वहां पे अजय डोभाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अजय डोभाल साहब ने कहा कि देश की अंदरूनी स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ है और यहाँ पे अशांति का वातावरण बन रहा है। मतलब अभी तक जो हम कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नीति अपनाई है हिंदू मुसलमान की, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, वो नीति देश को कमजोर कर रही है और इसके लिए अमित शाह और मोदी साहब को सचेत हो जाना चाहिए और इस पे सही कदम उठाने चाहिए जो नहीं उठाए गए। और आज के तारीख में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमित शाह साहब की प्रेजेंस में कह रहे हैं कि देश की आंतरिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई और आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किसके ऊपर जिम्मेदारी है? अमित शाह साहब के ऊपर। अमित शाह साहब से वो पुरस्कार ले रहे हैं, पदक ले रहे हैं और अमित शाह साहब के सामने ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनकी कमी निकाल रहे हैं कि आपकी अकर्मण्यता से आज देश की आंतरिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि ऐसी 75 साल में कभी नहीं हुई। इसके बाद आप देखिए, अभी तक न्यायालय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होती, लेकिन एक बड़े सम्मानित जज साहब ने साहस दिखाया, डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली जो मैसेज दिया उन्होंने, जिसको पढ़ने की आवश्यकता है और मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, हो सकता है मुझसे गलती हो, लेकिन जो मुझे लगा इंटरप्रिटेशन से वो ये लगा कि जनरल जस्टिस उज्जवल भुइयां ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब न्यायालयों के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है उसमें कॉलेजियम के प्रस्तावों को बिना किसी कारण बताए हुए, बिना जस्टिफिकेशन दिए हुए उनको नियुक्त कर लिया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि जो एक आरोप लगता है कि न्यायालयों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोग बिठाने शुरू कर दिए हैं, आरएसएस के लोग बिठाने शुरू कर दिए हैं, जैसा उन्होंने विश्वविद्यालयों में और पूरे शिक्षा तंत्र में बिठा दिए हैं, जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, उन्होंने न्यायालयों में भी ये करना शुरू कर दिया है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ये भी कहा कि एक बड़े सीनियर वकील जिनका नाम जस्टिस सौरभ कृपाल है, उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को, कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने
स्वीकार नहीं किया, दोबारा भेजा गया तो भी स्वीकार नहीं किया। जबकि वास्तविकता आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए जस्टिस का एरिया हो, न्याय का मामला हो, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। और अगर कॉलेजियम कोई चीज रिकमेंड करता है तो केंद्र सरकार को, जहां पे एमए पॉलिटिकल साइंस लोग बैठे हुए हैं, बीएमए और 10वीं और 12वीं पास बैठे हुए हैं, उनके ऊपर उनको प्रश्न उठाना नहीं चाहिए। जो कॉलेजियम कहे उसको मान लेना चाहिए। लेकिन 2 बार प्रस्ताव भेजने के बाद उसको स्वीकार नहीं किया गया। इसका माने भारतीय जनता पार्टी न्यायालयों के अंदर भी अपने लोगों को सेट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब न्यायालयों के अंदर भी ये चिंता व्यक्त होने लगी है, ये परेशानी होने लगी है कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें हर जगह बीजेपी आरएसएस के लोग हों, तो देश का लोकतंत्र और संविधान कैसे बचेगा। इसके बाद जो मोदी जी ने मेरे ख्याल से एक गलत स्ट्रेटेजी के तहत इंस्टाग्राम से बच्चों से कनेक्ट होने की कोशिश की। पहले एक उन्होंने रील बनाई जिसमें बहुत सारी कमियां थी, दूसरी रील बनाई। वह देखिए, बच्चों से अगर आपको कनेक्ट होना है तो बच्चों की भावनाओं को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मोदी जी ने वो तो नहीं किया। और अंतिम गलती जो उन्होंने कर दी, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया मेरे हिसाब से, जब उन्होंने कहा कि बच्चे पद भ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, ये भटके हुए बच्चे हैं, वो मैंने क्षमा करता हूं। देखिए, आज के तारीख में भारत के अंदर जनमानस के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि जंतर मंतर का जो आंदोलन था एक जेन्युइन कॉज के लिए था, पेपर लीक के मामले में था। बच्चे वहां इकट्ठा हुए थे, शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए थे, गांधीवादी तरीके से इकट्ठे हुए थे, अहिंसावादी तरीके से इकट्ठे हुए थे। और अगर 20 तारीख के पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं ना होती। लेकिन क्योंकि 20 तारीख तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, संसद मार्च हुआ और उसके बाद पुलिस वालों ने जिस प्रकार से क्रूरता से बच्चों के ऊपर वार किया, लड़कियों के साथ वार किया, और जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां की गई और धमकियां दी गई बच्चियों को, उसके बाद 14-15 साल की लड़कियों पे दबाव डाल के, उनके परिवार पे दबाव डाल के उनसे माफी मंगवाई गई। और उसके बाद मोदी जी ने इंस्टाग्राम में आके रील में ये कहा कि मैं इन लोगों बच्चों को माफ करता हूं। भाई, बच्चों ने तो कोई अभद्र भाषा का उपयोग किया नहीं, बच्चों ने तो कोई वहां कानून तोड़ा नहीं, बच्चे तो गांधीवादी तरीके से संसद की तरफ बढ़ रहे थे। और उन्हें समझा बुझा के भी और एक साधारण लाठीचार्ज करा के भी डिस्पर्स करके उनको बात समझाई जा सकती थी। लेकिन जिस प्रकार का क्रूरता का प्रदर्शन हुआ, पैलेट गन चली और बिहार के अंदर AK-47 चली, उसका मतलब ये था कि ये सोचा गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है, रूस और चीन में होता है, जैसे थिमेन स्क्वायर की का कांड चीन के अंदर हुआ था कि बच्चों पे गोलियां चलाई गई थी और वहां पे टैंक चला दिए गए थे, उनको कुचल दिया गया था। उसी प्रकार का रिपीटिशन शायद चीन से सीख के भारतवर्ष के अंदर करने की बात हो रही थी। लेकिन उससे क्या हुआ, बच्चों का गुस्सा भड़क गया, उनके परिवार का लोगों का गुस्सा भड़क गया। और आज के तारीख में जहां भी अमित शाह साहब जा रहे हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पुणे के अंदर हुआ, जैसे कंगना रनौत के खिलाफ जबलपुर में हुआ, और पूरे देश के अंदर हुआ। आप देख रहे हैं 10-10, 12-12, 13-13 साल के बच्चे बीकानेर के अंदर, जालौर के अंदर, फतेहपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, बड़े पूरे देश के अंदर अब धीरे धीरे छोटे बच्चों को भी बड़े बच्चों से प्रेरणा मिलते हुए वो भी अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। तो जनता के अंदर एक जागृति हो रही है जिसे हमें वेलकम करना चाहिए, मोदी और शाह साहब को वेलकम करना चाहिए। लेकिन वो उसको कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात की मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में अगर 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें करीब 130 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। और जब नाव में छेद होता है तो उसके बाद अच्छे अच्छे लोग जो कांग्रेस को जैसे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भी बाहर जा सकते हैं। और आपने देखा शहजाद पूनावाला साहब जो बड़े वीरता से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे, उनका पक्ष रखते थे, उन्होंने भी ये इंडिकेशन दे दिया कि मेरा मन भर गया, मंदिर में चोरी कोई और करे और गाली मैं खाऊं भैया, इसके लिए मैं नहीं। और उन्होंने भी इंडिकेशन दे दिया कि वो भी अलग होने की इच्छा रखते हैं। और इसी प्रकार के अब संकेत मिल रहे हैं कि बहुत सारे प्रवक्ता और बहुत सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से विमुख होकर ये गुजरात लॉबी के हाथ से सत्ता को हटाना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग गया है कि जमीन के अंदर आज की तारीख में गांव गांव, शहर शहर के अंदर जो मोदी और शाह साहब के खिलाफ एक बगावत है और जिस प्रकार से जेनजी को ट्रीट किया गया है, उनके जेन्युइन डिमांड को ट्रीट किया गया है और हैंडल किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनमानस बन चुका है। और इस जनमानस से बचने का मात्र एक तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस गुजरात लॉबी को सत्ता से हटा दे।
तो अब विकल्प दो हैं मोदी जी के पास, या तो अमित शाह साहब को मंत्रिमंडल से हटा दें या भारतीय जनता पार्टी की टूट देखें और उसके बाद सत्ता परिवर्तित होते देखें। लेकिन दोनों ही स्थिति शायद मोदी जी नहीं चाहेंगे, लेकिन विकल्प तो दो ही है, चुनना तो एक ना एक पड़ेगा। लेट अस सी एज टू व्हाट हैपेंस। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।